यहाँ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और लगातार जब से युद्ध की शुरुआत हुई है आज तक इस इलाके से रिपोर्ट्स अपनी पेश करता रहा है। खबर सबसे बड़ी ये रही कि कीव के इलाके में जहां पर खतरा सबसे अधिक माना जा रहा था और जहां पर सब सचेत रहे, उसे छोड़कर पश्चिमी यूक्रेन की तरफ गोले बरसने लगे। हमलों की जद में पश्चिमी यूक्रेन भी आ गया। सीधे तौर पर जब ये आकलन किया जाता है कि रूस के जो आक्रमण हैं वो किस तरीके से इतने दिन के बाद कीव की संपूर्ण घेराबंदी करते हुए नहीं दिखते हैं, तो आज की तारीख में यह बहुत अहम हो जाता है कि रूस लवीव पर इस तरीके से हमला कर रहा है। लवीव वो शहर जहां पर इवैक्यूएट होने के बाद अधिकतर एम्बसीज, जो कई पत्रकार लवीव में रहे क्योंकि वो सुरक्षित इलाका माना गया हमेशा, लेकिन वहां पर इस तरह की बमबारी एक बहुत बड़ा संकेत दे रही है। क्या जो सप्लाई लाइंस हैं यूक्रेन के, क्या जो यूक्रेन की सेना को जो हथियार, गोला बारूद जो पश्चिमी देशों की तरफ से मदद के तौर पर पहुंचाया जा रहा है, उसे काटने का तरीका है ये रूस का। क्या रूस चाहता है कि पूरी तरीके से चोक किया जाए? क्या रूस चाहता है कि नागरिकों के लिए जो फल, सब्जी, दूध जैसी चीजें हैं जो उन तक पहुंचनी चाहिए, उन्हें भी काट देना है? क्या वो चाहता है कि जो लोगों का मोराल है उस पर असर पड़े? ये सारी चीजें जो हुई हैं, जो पश्चिमी मोर्चे को पोलैंड से लगती हुई जो सीमा है यूक्रेन की, उससे बेहद करीब ये शहर लवीव, एक तरह से समझ लीजिए कि अगर कीव देश की राजधानी है तो ईस्टर्न मोर्चे पर खार्किव एक अहम शहर और पश्चिमी मोर्चे पर लवीव वो अहम शहर हो जाता है। तो खार्किव को किस तरीके से ध्वस्त करते हुए, हालांकि यूक्रेन की तरफ से दावा यह भी किया गया कि खार्किव को पूरी तरीके से रूसी सेना ले नहीं पाई, उसे बाईपास करके आगे बढ़ना पड़ रहा है, चाहे खार्किव हो चाहे सुमी हो। लेकिन अब लवीव पर अगर गोले दागे जाते हैं, जिसकी कोई भी सीमा रूस से या रूस को जिन देशों का समर्थन हासिल है, बेलारूस, उन सब से किसी भी तरीके से कोई मदद, सहानुभूति नहीं है, तो उन देशों की सीमाओं तक अगर आक्रमण पहुंचेगा तो इसके संकेत क्या बड़े हो जाते हैं। अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से गोले एक के बाद एक दागे गए हैं पश्चिमी यूक्रेन के शहरों पर, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही वो बढ़ता संकट जो ये कहता है कि अब रूस के मन में क्या है, अब रूस की प्लानिंग किस तरीके की है, रूस आगे क्या कर सकता है। कीव का जहां तक सवाल है, 3 मोर्चों से घेराबंदी रूस ने करने का प्रयास किया। नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, ये 3 मोर्चे हैं जो उसने खोले हैं यहां पर, जहां से घेराबंदी जो उसकी है, जो दक्षिण का इलाका है, वहां से जब फोर्सेस आगे ओडेसा से आगे बढ़ेंगी रूस की, तब यहां पर आशंका है कि उस मोर्चे से भी यहां पर घेराबंदी कीव की जा सकती है। कीव इस समय केंद्र में जरूर है, कीव देश की राजधानी है, यहीं पर वो प्रेसिडेंशियल पैलेस है जहां जेलेंस्की बैठते हैं। और जेलेंस्की जब दावा करते हैं कि वो इसी इलाके में, इसी क्षेत्र में, इसी जगह पर हैं, तो रूस क्यों केंद्रित कर रहा है अपने हमले यहां पर, यह भी स्पष्ट होता जाता है। बहुत सारे डर हैं इस युद्ध को लेकर, बहुत सारी आशंकाएं हैं। रूस हमेशा कुछ ऐसा कर देता है जिसे देखकर, जिसे सुनकर लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता था, लेकिन एक परमाणु का खतरा भी उसमें शामिल हो जाता है, परमाणु युद्ध का भी खतरा शामिल हो जाता है। अमेरिका और रूस दोनों अपनी अपनी तरफ से इस तरह के आरोप एक दूसरे पर लगाते रहे हैं। और इसी सब के बीच जिस तरह की तैयारियां यहां पर चल रही हैं, इसी के बीच जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं यहां यूक्रेन में, उसमें वो परमाणु निरोधक बंकर जो हैं, जो शेल्टर्स हैं, बॉम्ब शेल्टर्स, न्यूक्लियर बॉम्ब शेल्टर्स जो हैं, वो भी अहम हो जाते हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि जो मेट्रो स्टेशन होते हैं वो खासकर इसके लिए बहुत उपयोगी होते हैं, लेकिन हम एक ऐसे बंकर में पहुंचे, एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां पर 80 के दशक में, यानी सोवियत संघ के दौर का
एक न्यूक्लियर बंकर है, वहां पर अभी भी ट्रंक्स अगर आप खोलेंगे, धूल पड़े हुए ट्रंक्स, तो वहां से वो गैस मास्क मिल जाते हैं जो उस दौर के खतरों से बचने के लिए थे। आज काम तो नहीं आते, लेकिन संकेत बड़े मिल जाते हैं। देखिए मेरी ये रिपोर्ट। युद्ध का स्वरूप जैसे जैसे बदलता है, लोगों की जरूरतें बदलती हैं। हम इस समय एक परमाणु निरोधक बंकर में हैं, यानी एक ऐसा बंकर जो आपको न्यूक्लियर हमले की स्थिति में बचाएगा। आप अगर इन दरवाजों को भी देख लें, इनकी मजबूती देख लें, जिन्हें हमने खोलकर इस समय रखा है, लेकिन आमतौर पर इसे सुरक्षा के लिए बंद किया जाता है। ये उस समय की बात है जब सोवियत संघ हुआ करता था, यानी यूएसएसआर हुआ करता था, और उस समय किसी भी तरीके के परमाणु हमले से बचने के लिए इसका निर्माण किया गया था। आज आपको इसकी दीवारों में वो पुरानापन तो नजर आएगा, लेकिन इतिहास का जो वो पुरानापन था वो आज के रिश्तों में दो देशों में उस हिसाब से नजर नहीं आता। इसके भीतर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि सोवियत संघ के समय की चंद यादें यहां पर भी मौजूद है। सोवियत संघ के समय काल को हम देखें, उस समय का ये बॉम्ब शेल्टर है, और इसीलिए यहाँ पर वो चीजें भी हैं जो 80 के दशक से यहाँ रखी हैं। अब उनका इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन इन गैस मास्क को देखिए, जो अभी भी यहाँ पर जो बड़े बड़े संदूक रखे हुए हैं उसके भीतर महफूज रखे हैं। दिस इज अ गैस मास्क, बट आई गेस इट कांट बी यूज्ड एनीमोर। Yes, so I think they were placed here in the year 1980. We found a sort of a note in one of the crates, and obviously they're all past their prime. If they had any use in case of a nuclear war, then they definitely do not at this moment. This is useless. The filter that would be attached to a gas mask is useless. What has found use are the pouches that were sort of added to the crates to kind of store the gas masks in case of them having to be used. What the pouches have been used for is the strap. So this one does not have a strap, it's been cut off, and the straps have been implemented as straps for AKs, because some of the AKs came without straps, so this was an absolute godsend to the troops once we unearthed these crates. वो यही बता रहे हैं कि अब इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन देखिए इन गैस मास्क को प्रयोग किया जाता था तो पूरे सर को इससे कवर करके पूरे सर पे आप इसे पहन लेते थे। कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं होना चाहिए जहां से सांस जाए, और ये जो सामने का हिस्सा आप देख रहे हैं उसमें ये फिल्टर आकर फिट हो जाता था। तो ये उस समय का गैस मास्क है, लेकिन इसे दूसरे नजरिए से देखिए तो आप समझेंगे कि परमाणु का खतरा इंसान समझता तो है कि कितना अधिक होता है, इन बरसते बमों का खतरा इंसान समझता तो है, और इसीलिए उससे बचने के ये तरीके भी इजाद किए जाते हैं। लेकिन आखिर इस युद्ध की जरूरत ही पड़े क्यों, और क्यों इस खतरे में मानवता को पड़ना पड़े। तो परमाणु बंकर के भीतर हम हैं, लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर रहने को मजबूर इसलिए हैं क्योंकि इस तरह की धमकियां मिलती हैं। अब ये देखिए, ये फॉर्म्स हुआ करते थे, आवेदन पत्र जिन्हें भरा जाता, इन्हें किस तरीके से बिस्तरों में तब्दील किया गया है वो भी यहाँ की जरूरतों को बयां कर रहा है। बिस्तर इस तरीके से बने हैं, बीच के हिस्से में ये है, कोई भी नया व्यक्ति आए इसके ऊपर भी उसके बाद बिस्तर बना दिए जाते हैं। दिन भर कहीं भी काम करें, आपकी शिफ्ट खत्म होती है, लोग यहाँ पर आ जाते हैं। जो लोग कीव में रह गए वो सारे इन सभी ठिकानों को आश्रय के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि इस तरह के मौसम में जब ये बर्फबारी चल रही है, लोग बेघर हो चुके हैं, वो घरों को छोड़कर निकलने को मजबूर हो रहे हैं। रूस की तरफ से अपना स्टैंड, यूक्रेन की तरफ से अपना स्टैंड, और उसके बीच में पिसते हुए लोग। लेकिन क्या बातचीत से कोई समाधान निकलेगा? क्योंकि अब चौथे दौर की बात हो रही है। जेरूसलम में जाकर क्या वो बातचीत के लिए, हालांकि रूस ने भी अपना रुख साफ कर दिया है इस पर, इसीलिए कितनी ज्यादा उम्मीदें करें। मेरी सहयोगी गीता मोहन इस समय मेरे साथ जुड़ रही है। गीता, यहाँ पर लोग अगर सोचें कि शायद बात से कोई, क्योंकि युद्ध शुरू गोली से होता है, अंत उसका बोली से ही होता है, कितनी उम्मीद की जाए? देखिए, उम्मीद ज्यादा ना रखें, क्योंकि 2 राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस हो चुके हैं। एक चीफ नेगोशिएटर लेवल टॉक्स और दूसरा विदेश मंत्रियों के बीच जो बातचीत हुई। अब देखना ये होगा कि क्या
जो प्रस्ताव रखा है यूक्रेन ने, वो पुतिन उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, यानी कि इजराइल के मीडिएशन को। टर्की में जो मीडिएशन हुआ वो फेल हो चुका है, लेकिन नफ्ताली बेनेट कुछ समय पहले मॉस्को गए थे, तो क्या इजराइल एक रोल प्ले कर सकता है या नहीं? यहाँ पर पुतिन ने कल ही एक स्टेटमेंट में कहा था कि पॉजिटिव मोमेंटम और मूवमेंट है टॉक्स को लेकर, लेकिन अगर दोनों अपने स्टैंड पर अड़े रहे तो आगे बढ़ना मुश्किल है, और वहीं रशिया अपने जो डिमांड्स है वो बढ़ाता जा रहा है। तो श्वेता, यूक्रेन के लिए मुश्किलें आगे और बढ़ जाएंगी अगर वो जल्द से जल्द एक निगोशिएटिंग टर्म पे ना पहुंचे। जी गीता, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा उपाय लोगों के पास बचा नहीं है। बंकरों में रहकर वो अपनी जिंदगी बिताने को मजबूर हमेशा के लिए नहीं हो सकते हैं। जिन इलाकों में आप अभी तक गई हैं, जिस एक्सेस की बात हम कर रहे हैं, जिस पूर्वी मोर्चे की बात कर रहे हैं, जहां पर अब भीषण संघर्ष शुरू हो चुका है, अपने उस अनुभव के बारे में भी बताएं कि वहां क्या चल रहा है। देखिए, जैसे हम गए थे और हमने देखा सारे विलेजेस अबैंडन कर दिए गए हैं, लोग निकल चुके हैं अपने घरों से, और फिर घरों पे शेलिंग हो रहा है लगातार, काफी सारे घर बर्बाद हो चुके हैं। तो आपने सही कहा श्वेता, ऐसे जीना तो बिल्कुल मुश्किल है, और ऐसे विंटर्स में जिस तरीके से लोग अभी जी रहे हैं वो रूस के खिलाफ ही जाएगा। तो पुतिन को भी देखना होगा, अगर वो इवैक्यूएशन के बाद भी बॉम्ब कर रहे हैं तब भी वो जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी तो होना चाहिए, और होगा ही पुतिन को लेकर। लेकिन यहाँ पर आप वेस्ट का स्टैंड देखें, वेस्ट ने अभी तक बस ह्यूमैनिटेरियन एड के अलावा कुछ नहीं दिया है। अगर मिलिट्री सप्लाईज भी दिए हैं, अगर वो यूक्रेन की मदद में नहीं आता मिलिटरीली, तो ज़ेलेंस्की को बैठकर सोचना होगा कि वो आगे शांति वापस कैसे लाए इस देश में, और पुतिन से बात करनी ही होगी। निगोशिएशन और डिप्लोमेसी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम जहां जहां गए वहां पे अगर आप देखें, यूक्रेनियन फोर्सेस ने बिल्कुल डट कर मुकाबला किया है रशियन फोर्सेस का, उनको एट बे रखा है। लेकिन कितनी देर तक? जितने जो इस्तेमाल कर रहा है, जो वेपन्स, जो एमिनेशन, जो टैंक्स रशिया इस्तेमाल कर रहा है श्वेता, वो एकदम अपडेटेड नहीं है। यानी कि अभी भी बहुत सारा फोर्स, एयर फोर्स, मिलिट्री पावर रशिया के किटी में अभी भी बहुत सारा है। तो अगर रशिया अपना फुल फोर्स यूज करने लगे तो क्या यूक्रेन अपने आप को उस मिलिट्री पावर्स के अगेंस्ट विथस्टैंड कर पाएगा? नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। जी, राजेश पवार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, लवीव पर आक्रमण, जो पश्चिमी मोर्चा है देश का, यानी कि पश्चिमी यूक्रेन जो अभी तक सेफ माना जा रहा था, वहां पर अगर गोले गिरते हैं, इसके बड़े संकेत रूस क्या देना चाहता है? मिलिट्री स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम इसे रूस के दिमाग के किस तरह के फितूर के हिसाब से समझें? देखिए श्वेता, मैंने आज सुबह कंफर्म किया है, जब ये इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई कि लवीव पे बमबारी हुई है, तो मैंने वहां लोकल सोर्सेज से कंफर्म किया, चेक करवाया 2-3 अलग अलग इलाकों में लवीव के। मैं आपको बता दूं, कोई शहर के ऊपर कोई बमबारी नहीं हुई है, और मैं इसको पूरी कॉन्फिडेंस साथ बोल रहा हूं, वेरीफाई करने के बाद बोल रहा हूं। सिर्फ 2 बम गिरे हैं, 2 मिसाइल गिरी हैं लवीव में, वो भी लवीव से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर आउटस्कर्ट्स में 2 मिसाइल सुबह 5:30 बजे लोकल टाइम इन द मॉर्निंग। इसके अलावा जो स्ट्रेटेजी है, देखिए आप समझने की कोशिश करें कि रूस ने जो पूर्वी और दक्षिणी हिस्सा है यूक्रेन का, इंक्लूडिंग डोनबास, उसके काफी बड़े भूभाग पर हिस्सा कर लिया है, शहर लगभग सभी घेर लिए हैं। तो जो रूस की फौज है वो वहां अभी कंसोलिडेशन के प्रोसेस में है, वो वहां अपना जो कब्जा है उसको पुख्ता कर रही है, और उसको पुख्ता करने के साथ साथ उसने अभी पश्चिमी यूक्रेन में, जहां लवीव भी एक शहर है और इवानो फ्रांको है, वहां पर अपने हवाई हमले तेज कर दिए हैं। ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि लड़ाई अब पूर्व और दक्षिण यूक्रेन से धीरे धीरे पश्चिमी यूक्रेन में बढ़ रही है और फैल रही है, और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जो रशियन ऑपरेशंस हैं ग्राउंड फोर्सेस के, वो वेस्टर्न यूक्रेन में और ज्यादा बढ़ेंगे। श्वेता जी, और राजेश, गीता बने रहिए। गौरव सावंत तो मेरे साथ गाड़ी में ही इस समय मौजूद हैं, और हम निकले हैं अब उन मोर्चों को देखने के लिए जो कि कीव के आसपास के वो मोर्चे जो रोज आपको कोई एक नई कहानी यहां से बताते हैं कि रूस आखिर क्या चाह रहा होगा, किस तरह की रणनीति की ओर आगे बढ़ रहा होगा। और ऐसे में गौरव, मुझे मालूम है कि गाड़ी में थोड़ा बोलना मुश्किल है,
लेकिन अब टेढ़े होकर किसी भी तरीके से आप यहाँ पर आइए और अपने एक्सपीरियंसेस बताइए। कल हम और मैं और आप अलग अलग मोर्चों पर निकले थे, अलग डायरेक्शंस में निकले थे। आप जिस डायरेक्शन में निकले वहां क्या क्या? कल हम लोग कीव से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक इलाका है, वहां पर गए थे जहां पर भारी बमबारी हुई थी, भारी मिसाइल अटैक्स हुए थे और वो दक्षिण से जिस तरह सेना आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, ये वो इलाका था श्वेता। और यहाँ पर कई रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया था। कई रिहायशी इलाके हम लोग जब वहां गए तो वहां पर वो रिहायशी इलाके बिल्कुल टूटे हुए थे। एक मिनट, हम वो सीट बेल्ट लगा लेते हैं एक मिनट के लिए, क्योंकि तो वो रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया था और बहुत बुरी तरीके से निशाना बनाया गया था। जिस तरह वहां स्कूल, कॉलेज, लोगों के घर, किंडरगार्टन, प्लेग्राउंड, वो सब टूटे हुए थे। और वहां की सेना ने हमें बताया, हम सेना के अधिकारियों से भी मिले थे श्वेता, और सेना के वो अधिकारी बता रहे थे कि किस तरह से एक के बाद एक जो ताबड़तोड़ रॉकेट्स आते, ग्रैड सिस्टम, उससे हमला हुआ था और बहुत भारी नुकसान। और एक इलाके ही नहीं, पूरे इलाके के लोग फिर घर छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। तो कह रहे थे सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस नहीं, सिविलियन एरियाज भी टारगेट हो रहे हैं। ये बहुत अजीब सी स्थिति है, यहाँ पर बहुत अजीब सा युद्ध चल रहा है। आप इस हिसाब से भी इसे देखिए कि रूस के टैंकों को अगर आप देखेंगे आपको T-72 नजर आएगा। भारतीय सेना भी उतने बड़े पैमाने पर एक युद्ध में उसे आगे लेकर नहीं जाएगी। वो अपने क्योंकि हम कमोवेश वही हथियार इस्तेमाल करते हैं, T-90 लेकर हम जाएंगे। रूस के पास बड़ी मौजूदगी उसकी है, लेकिन आपको उनकी तैनाती उस हिसाब से नहीं दिखती है। राजेश, अगर हम रूस के उन उपकरणों को देखें और हम ये देखें कि वो यहाँ मोर्चे पर किनका अधिक इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐसा लगता है कि रूस भी शायद लार्ज स्केल तबाही सोचकर नहीं ये आक्रमण कर रहा है। उसका जो उद्देश्य है वो स्पष्ट है और उसके लिए बर्बरता पर कम से कम, हालांकि ये रिपोर्ट्स में बहुत अलग बातें कही जाती हैं, लेकिन अगर तस्वीरों को सही माने तो रूस उस पैमाने पर नहीं दिख रहा है। बिल्कुल सही बोला श्वेता आपने। देखिए, रूस ने शुरू से ही ये बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि वो सिविलियन इलाकों पे और सिविलियन लोगों पे किसी तरह का हमला नहीं करना चाहता। ऐसा हुआ है। और जो मरियोपोल की खासकर जो घटना सामने आई है, अस्पताल पे अटैक की, मैटरनिटी अस्पताल के ऊपर जहां प्रेग्नेंट महिलाएं और बच्चे थी, अगर वो सच है, देखिए इसको भी, दिस इज फॉग ऑफ वॉर, इसमें कुछ भी कहना कि क्या सच है और क्या प्रोपेगेंडा है बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर वो सच है तो बहुत ही दुखदायक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लेकिन इसके अलावा जो हमने अपनी आंखों से देखा है, चाहे वो कोई भी शहर हो, चाहे लवीव की बात कर रहे हैं हम आज, चाहे कीव हो, चाहे मरियापोल हो, चाहे ज़पोरिज़िया हो, चाहे निप्रो हो, रूस की सेना अभी तक जो सिविलियन इलाके हैं, जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर हमला करने से बची है। और मुझे लगता है यही एक बड़ा कारण है उनकी स्ट्रेटेजी का, कि वो पूरे भूभाग पे कब्जा किए जा रहे हैं, शहरों को घेर रहे हैं, लेकिन शहरों के अंदर बमबारी नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं श्वेता, अभी मुझे इस वॉर को रिपोर्ट करते हुए पहले दिन से रिपोर्ट कर रहा हूं, ऑन ग्राउंड से, अलग अलग शहरों से। मैंने अभी तक एक भी रूसी हवाई जहाज, मिलिट्री एयरक्राफ्ट हवा में नहीं देखा। राजेश, आपकी आवाज कुछ हद तक कट रही है। गीता, अगर आप बनी हुई हैं, बहुत सारे आम लोगों से भी आप संपर्क में रही हैं, जो लोग अपने घरों को छोड़कर शेल्टर्स में रहने के लिए मजबूर हुए हैं। लोगों की राय ऐसे समय में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लड़ तो रहे हैं यूक्रेनी, उनमें से कई ऐसे हैं जो कॉन्स्क्रिप्ट्स हैं, जो शायद वो निकलना नहीं चाहते थे, मोर्चे पर नहीं रहना चाहते थे, लेकिन अभी देश की मांग है तो वो आगे बढ़ रहे हैं। पर अधिकतर जो महिलाएं पीछे रह गई हैं या जो बुजुर्ग हैं, एक लार्जली हम ये कहें कि उनके मन में इस समय क्या चल रहा है और वो क्या सोच रहे हैं कि युद्ध नहीं तो वो अंत उसका कैसे होगा, लड़कर ही, या वो चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की कुछ इस तरह के कदम उठाएं या फिर इस तरह का कोई राजनीतिक कूटनीतिक समाधान इसमें आ जाए। Только сейчас я вижу последствия того, что я пережил позавчера. И из какого ада я выбрался. По этой улице я эвакуировался. По этой улице я уходил. И вот там чуть дальше меня ждала моя группа. И оттуда мы отсюда уехали. Если бы мы уехали позже или не уехали, мы попали бы еще вот в эту добавочку. Вы понимаете вообще, чего я избежал? Вот так нас принуждают к миру. Вот такая спецоперация Путина на Донбассе, разбомблен Харьков, в котором никогда со времен Второй мировой не было войны. Смотрите все, смотрите весь мир.
चीज क्लियर कर दूं कि रूस की स्ट्रेटजी शुरू से ही, और उसने बड़ा उसको क्लियर करके बोला है कि वो किसी भी सिविलियन टारगेट्स पे, सिविलियन लोगों के ऊपर या सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला नहीं करना चाहता। और हमने काफी हद तक ये स्ट्रेटजी देखी भी है, चाहे वो मरियापोल में हो, ज़पोरिज़िया में हो, निप्रो में हो, कीव शहर में हो। मैं पहले दिन से लड़ाई रिपोर्ट कर रहा हूं, ये युद्ध रिपोर्ट कर रहा हूं, ग्राउंड पे कई शहरों में गया हूं। मैंने अभी तक कोई एयर रेड नहीं देखा है। रशियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स मैंने हवा में नहीं देखे हैं अभी तक। और जो भी सिविलियन डैमेज देखा है, जो गवर्नमेंट तक ने दिखाया है, वो इस इतनी बड़ी युद्ध के हिसाब से बहुत मिनिमल है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो मरियुपोल में घटना हुई है, मैटरनिटी अस्पताल के ऊपर जो हमला हुआ है, जिसकी रिपोर्ट्स आई हैं, इसको वेरीफाई करना बहुत मुश्किल है। फॉग ऑफ वॉर है, कुछ भी नहीं कह सकते क्या सच है क्या प्रोपेगेंडा है। पर अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत दुखदायक है और बहुत ही एक ऐसी घटना है जो रूस की सेना के ऊपर एक बड़ा दाग माना जाएगा। निशाने पर कीव था, ये पहले दिन से मालूम था। युद्ध की शुरुआत हुई, मालूम था कि रूसी सेनाएं कहां तक आगे बढ़ रही हैं। 18वां दिन है आज, लेकिन उसके बावजूद तीन तरफ से आगे बढ़ती हुई रूसी सेनाएं दिखती हैं। उसकी घेराबंदी की बात होती है, लेकिन कीव 18 दिनों बाद इस समय अगर लड़ रहा है तो ये रूस की रणनीति है या रूस की लाचारी। देखिए इस रिपोर्ट में। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलें दागी। रूस ने यूक्रेन पर रॉकेट बरसाए। रूस ने यूक्रेन में टैंक उतार दिए। रूस ने यूक्रेन में कमांडो भेज दिए। रूस ने यूक्रेन को राख का ढेर बना दिया। इतने सब के बावजूद रूस वो नहीं कर पाया जो करने उसकी फौज यूक्रेन में दाखिल हुई थी। यूक्रेन को घुटनों पर लाने की पुतिन की ख्वाहिश अब भी अधूरी है। यूक्रेन पुतिन को खुली चुनौती दे रहा है कि फतह हमारी लाशों पर ही मिलेगी। कीव पर रूस का कब्जा तभी हो सकता है जब वो लोग हम सबको मार डालें। अगर उनका मकसद यही है तो आ जाएं। रूसी फौज कीव में दाखिल तो हो सकती है, लेकिन यहाँ उसे अकेले ही रहना होगा। हमारे बगैर लाखों रूसी आ जाएं तो भी हमको कब्जे में नहीं कर सकते। राजधानी कीव के चारों ओर घेरा डालकर बैठी रूसी फौजें हों या पूर्वी इलाके में घुसे रूसी टैंक और उनके मददगार विद्रोहियों के कैंप, या फिर क्रीमिया की ओर से चढ़ाई करती रूसी टुकड़ियां, यूक्रेन की फौज हर जगह पलटवार कर रही है। मोर्चे पर डटी हुई है। मैं इस वक्त रूसी और यूक्रेनियन सेना की फ्रंट लाइन से 2 किलोमीटर आगे हूं, और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये एक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है रशियन फौज का, जो परसों रात को तबाह किया है यूक्रेनियन आर्मी में। सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी भारी भरकम फौज और एक से एक मारक हथियारों के जखीरे रखने वाले रूस को यूक्रेन को झुकाने में इतना वक्त क्यों लग रहा है, जबकि दोनों देशों की सैन्य क्षमता में कोई तुलना ही नहीं है। रूस के पास 9 लाख से ज्यादा फौजी हैं, जबकि यूक्रेन के पास महज 2 लाख के करीब। रूसी फौज में 15,857 टैंक और भारी हथियार हैं, जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 3,309। रूस के पास 1,391 लड़ाकू विमान हैं, जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 132। रूसी फौज में 948 हेलीकॉप्टर हैं और यूक्रेन के पास सिर्फ 55। रूस के पास 49 पनडुब्बियां हैं, यूक्रेन के पास एक भी नहीं है। रूस का रक्षा बजट 45 अरब डॉलर से भी ज्यादा का है, जबकि यूक्रेन का रक्षा बजट 4.5 अरब डॉलर के आसपास है। सबसे बड़ी बात ये कि रूस दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है, जबकि यूक्रेन अपना परमाणु भंडार बहुत पहले खाली कर चुका है। लेकिन ये आंकड़े भी यूक्रेन को डराने के लिए काफी नहीं है। लेकिन यूक्रेन में रूस के अभियान का नजरिया सैन्य ताकत और आंकड़ों से अलग है। रूस शुरू से अभी तक यही दावा करता रहा है कि यूक्रेन में उसका निशाना सिर्फ सैन्य ठिकाने हैं। उसकी सेनाएं आम लोगों को निशाना नहीं बना रही, क्योंकि वो यूक्रेनी नागरिकों को अपने खिलाफ नहीं मानते। हालांकि यूक्रेन की जमीनी हकीकत रूस के दावों से एकदम उलट दिखती है। यूक्रेन के तमाम शहरों से आ रही तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि रिहायशी बस्तियां
बाजार और अपार्टमेंट को निशाना बनाया जा रहा है। रूसी हमलों के खौफ से यूक्रेन के लोग अपना घर बार छोड़कर या तो देश के बाहर जा रहे हैं या बंकरों में छिपने को मजबूर हैं। जो बच गए हैं वो हथियारों का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। तो जो प्रशिक्षण एक आम सैनिक को 3 महीने में मिलता है वो इन सभी लोगों को 3 दिन में पूरा करना पड़ता है। कलाशनिकोव राइफलों की ये ट्रेनिंग जो है ये क्लास में पहले की जाएगी और उसके बाद ये जाकर बाहर अपनी निशानेबाजी का अभ्यास करेंगे। लेकिन समय इनके पास बहुत ज्यादा सीमित है और उतने समय में ही इन्हें पूर्ण रूप से एक सैनिक के तौर पर तैयार होना। यूक्रेन के इस हालात पर भी रूस का अलग ही दावा है। रूसी मीडिया के हवाले से कहा जा रहा है कि यूक्रेनी फौज नागरिकों की आड़ लेकर घरों और बाजार में छिपकर रूसी फौजों पर हमला कर रही है। सिर्फ ऐसी नौबत आने पर ही रूसी फौज रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है। कीव से श्वेता सिंह, राजेश पवार और गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। इतने दिन बीतने के बाद यानी 2 हफ्ते से ऊपर का समय हो गया है, 18वां दिन युद्ध का आ गया है और खासकर पूर्वी मोर्चे के जो अलग अलग शहर हैं वहां पर बर्बादी की ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं, कीव सबर्ब्स में बर्बादी की ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं कि युद्ध की असली त्रासदी आपको महसूस हो जाएगी। अठारहवें दिन भी जंग की आग में झुलसते यूक्रेन की ये दहलाने वाली तस्वीर है। मारियोपोल में एक रूसी टैंक ने पहले से खंडहर पड़ी इमारत पर धड़ाधड़ गोले बरसाए। उधर कीव के नजदीक वासिल कीव के एयरबेस को रूसी लड़ाकू विमानों ने निशाना बनाया तो एयरबेस के नजदीक ही गोला बारूद का भंडार ज्वालामुखी की तरह धधकने लगा। रूसी फौज ने जिस जगह पर यह हमला बोला वो राजधानी कीव से महज 34 किलोमीटर की दूरी पर है। 2 हफ्तों से कीव की घेराबंदी करके बैठी रूसी फौज ने कीव में दाखिल होने की अपनी रणनीति को नई धार दे दी है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरें इसका सबूत हैं। तस्वीरों से साफ समझ आ रहा है कि जो काफिला कीव के बाहर था वो बंटकर 2 तरफ से कीव को घेर रहा है। दोनों तरफ से यूक्रेन का राष्ट्रपति भवन रूसी फौज की पहुंच से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यूक्रेनी फौज को भी रूस की इस रणनीति का एहसास है, लिहाजा कीव की सड़कों पर इसका असर दिखने लगा है। ये सड़क पे खींचने के लिए बहुत क्रूड इंस्ट्रूमेंट हैं, पर ये ट्रक्स या ऐसी गाड़ियों के लिए हैं ताकि इनके ऊपर से अगर जो टायर्ड गाड़ी हैं जिनके ऊपर रबर के टायर होते हैं, अगर वो जाएंगे तो वो उसके ऊपर से नहीं निकल पाएंगे। एक तरफ कीव में दाखिल होने की जमीनी रणनीति है तो यूक्रेन का आसमान भी रूसी लड़ाकू विमानों के कब्जे में है। कब, कहां, किस वक्त कोई रूसी मिसाइल आफत बनकर बरस पड़े इसका कोई ठिकाना नहीं है। रूस की भारी बमबारी में बेलासरकोव के इस इलाके में, रिहायशी इलाके में भारी तबाही, 1 नहीं 2 नहीं, कई घर यहां पूरी तरह से अब नष्ट हो चुके हैं। जैसे आप इस घर में देखिए, एक के बाद एक कई रॉकेट आए और ये घर ध्वस्त हो गया। लेकिन एक ही घर इस तरह का नहीं है। अगर आप पीछे देखिए तो वहां बच्चों की खेलने की जगह वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। ये तस्वीर यूक्रेन के सोशल मीडिया में मशहूर ब्यूटी ब्लॉगर मारियाना की है। मारियाना ने मारियोपोल के एक अस्पताल में बच्ची को जन्म दिया। बच्ची के जन्म से पहले मारियाना जिस अस्पताल में थी वहां पर 9 मार्च को हमला हुआ। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने मैटरनिटी अस्पताल पर मिसाइल दागी जिसमें मारियाना और उनके जैसी कई गर्भवती महिलाएं घायल हो गईं। WHO के मुताबिक रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन के 27 अस्पतालों पर हमले हुए हैं। सबसे भीषण हमला 9 मार्च को मारियोपोल के मैटरनिटी अस्पताल में हुआ। मारियोपोल अस्पताल पर हमले में एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 17 लोग जख्मी हुए। इसके अलावा कीव में बच्चों के अस्पताल पर भी हमला हुआ और पूर्वी शहर इजियम में मानसिक अस्पताल पर भी हमला हुआ। Українці, маріупольці. Сьогодні день, який визначає все. Визначає, хто на чиєму боці. Російські бомби упали на лікарню та пологовий будинок у місті Маріуполь. यूक्रेनी राष्ट्रपति रूस को इन हमलों के लिए सीधे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यूक्रेन से आ रहे वीडियो और तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हो रहे हैं, लेकिन इस पर रूस का जवाब हैरत अंगेज है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसकी फौज ने मारियोपोल में किसी अस्पताल पर हमला नहीं किया। रूस ये भी कह रहा है कि 9 मार्च को मारियोपोल इलाके में
उसकी तरफ से कोई हवाई हमला हुआ ही नहीं। रूस के मुताबिक अस्पताल पर हमले का ड्रामा यूक्रेन ने खुद रचा है। रूस के मुताबिक यूक्रेन दुनिया की सहानुभूति बटोरने के लिए अस्पताल पर हमले की झूठी कहानी बना रहा है। जाहिर है जंग के मैदान में दोनों पक्षों के दावों की सच्चाई परख पाना बहुत मुश्किल है, लिहाजा जो दिख रहा है ज्यादातर लोग उसी पर यकीन कर रहे हैं। कीव से श्वेता सिंह, राजेश पवार और गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। यूक्रेन के लिए लड़ने वाले अभी बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं। एक तो रेगुलर यूक्रेन के फोर्सेस हैं, दूसरी तरफ वो आम लोग हैं जिन्होंने हथियार हाथों में ले लिए हैं। पिकेट्स वगैरह पर उनकी डिप्लॉयमेंट आप देख सकते हैं। और इनकी जो टेरिटोरियल डिफेंस है, टेरिटोरियल जो इनकी आर्मी है, जिसको प्रशिक्षण देकर 3 दिन में तैयार किया जाता है कि जाइए आप को एक यूनिट के साथ अटैच कर दिया जाएगा कुछ संख्या में और वहां पर लड़ाई लड़िए। वहां पर मेरी मुलाकात एक ऐसी महिला इंस्ट्रक्टर से हुई जो कि उन टेरिटोरियल आर्मी के जो भर्ती हो रहे थे उन्हें ट्रेनिंग देती थी, और वो शिव भक्त निकली गले में त्रिशूल धारण किए हुए। सुनिए उनसे ये बातचीत। हर एक व्यक्ति इस समय यूक्रेन में लड़ाई के लिए तैयार है। एक ऐसी महिला कमांडो हमारे साथ इस समय है जो ट्रेनिंग भी देती हैं और जो खुद भी एक सोल्जर है। यू ट्रेन द सोल्जर्स एज वेल, द वंस व्हिच हु कम फॉर द टेरिटोरियल आर्मी। Just 3 days of training? Yes. 3 days of training or more days, and we train tactics in the war. You have a Hindu name also. Your Ukrainian name and your Hindi name. Yes. My name is Olena and my spiritual name is Aditi. Aditi, yes. Aditi is a name of mother of gods on the womb, or people, man or woman on the terra world. Okay. And the Ukrainian trident, and you wear a trident or a trishul, or it's both? I did puja more time for Shiva and Shakti, and I have lingam. Okay. Yes, and I have symbol of Shiva and Shiva symbol. It's Ukraine symbol. Okay. तो ये डमरू में आप शिवजी के त्रिशूल को देख सकते हैं। And Rudras now. रुद्राक्ष भी है। और अगर आप यूक्रेन के सिंबल को देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें ये उसी तरीके के त्रिशूल की तरह दिखता है, लेकिन वो शिवजी के त्रिशूल को ये सोचकर पहनती हैं कि ये यूक्रेन भी है और शिव भी है।